ये है बर्लिन और जो इसके साथ औरत है वो इसकी तीसरी वाइफ है जो कि अब इसको छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। तभी इसको लेने इसके साथी आ जाते हैं। ये सब एक चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं। ये बर्लिन के सुनहरे दिन की कहानी है। उस वक्त ना तो ये बीमार था और ना ही छुप के चोरी किया करता था। ये है कैला। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन बहुत शाय है। ये है रॉय। लॉक्स तोड़ना और सलाखों के पीछे जाना इसकी खूबी है। ये बर्लिन को अपना गॉड फादर मानता है और बर्लिन इसको अपना पालतू समझता है। ये है डेमियन। ये पेशे से एक प्रोफेसर है। ये अपने फारिग वक्त में चोरी की प्लानिंग करता है। ये एक जीनियस और मास्टरमाइंड है। ये है ब्रूस। ये ऑलराउंडर है। हर मुश्किल हालात में इसको सरवाइव करने का हुनर है। ये सभी मिस्टर एंटोनियो के महल जाते हैं। बर्लिन उसे सर्च वारंट दिखाकर घर की चेकिंग कराने को कहता है। बर्लिन उसे डराता है कि अगर वो तलाशी नहीं लेने देगा तो स्मगलिंग के केस में कम से कम 9 साल के लिए अंदर जाएगा। फिर वो उसके लॉकर में जाकर 500 साल पुराना एक प्याला उठाता है और उससे बता देता है कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। अगर जिंदा रहे तो ऐसे बहुत से प्याले और मिल जाएंगे। डिनर की टेबल पर एक आदमी कहता है, तुम सब मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे, प्लीज मुझे बैज और आईडी नंबर दिखाइए। तभी वहाँ बर्लिन आ जाता है। वो ज्यादा बोलने वाले आदमी से कहता है, अपना फोन टेबल पे रख दो, और फिर बर्लिन उस फोन को तोड़ देता है। फिर बर्लिन उस आदमी को गन दिखाकर कहता है, ये है मेरा बैज। फिर वो आदमी लाइन पे आ जाता है। फिर बर्लिन उन सबको आईडी कार्ड निकालने के लिए कहता है ताकि अगर कोई FIR कराने की सोचे तो इन सब को पता हो कि इन सब का घर कहाँ है। फिर वो उस आदमी को बाहर ले जाकर कहता है, अपनी बीवी के सामने हीरो बन रहे थे या गर्लफ्रेंड के। वो आदमी उसके आगे गिड़गिड़ाता है। फिर बर्लिन कहता है, प्यार इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके आगे अपनी जिंदगी हारी जाए। फिर वो बिना उसे कुछ किए वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये सभी अपना भेष बदल के एक होटल में जाते हैं। बर्लिन उन सबको एक न्यू मेंबर से मिलवाता है। उसका नाम था कैमरन। ये तूफानी लड़की है जिसको जिंदगी ने काफी गहरे जख्म दिए हैं। रॉय पहली नजर में ही उससे अट्रैक्ट हो जाता है और बर्लिन उसके मन में क्या चल रहा है एक सेकंड में भांप लेता है। फिर बर्लिन कहता है कि हम यहाँ चोरी करने आए हैं, जिसकी शुरुआत 10 दिन पहले ये प्याला चुराने के साथ हो चुकी है। इस प्याले की कीमत 40,000 यूरोज है और हम इसकी कीमत 44 मिलियन यूरोज करने वाले हैं। फिर डेमियन इस प्याले को तोड़ने लगता है। अब ये इस टूटे प्याले की मदद से यूरोप के शाही फैमिली के लोगों के हीरे जेवरात चुराने वाले थे, वो भी एक साथ, जो कि 34 अलग अलग शहरों में पड़े थे। फिर उस प्याले को अमोनियम क्लोराइड में डुबोते हैं ताकि उसकी चमक खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। फिर वो पेरिस के पुराने चर्च में फादर से मिलते हैं। बर्लिन कहता है, मैं प्रोफेसर सेंटेना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सेलामेन से आया हूँ। पादरी ने इनको यहाँ बुलाने से पहले ऑनलाइन रिसर्च भी की थी, जहाँ इनको 600 से भी ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ने को मिले और सब कैला की करामत थी। चर्च के अंदर पादरी ने 2 गुंडे भी पाल रखे थे। ये दोनों सुधरने के लिए आए थे और कुछ दिन बाद इनकी रिहाई होने वाली थी। फिर ये पादरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिनके मुताबिक इस चर्च से भी पहले यहाँ एक और चर्च होने का दावा किया गया था। फादर कहता है कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भी यहाँ चर्च होने की बात कही गई है। लेकिन ये फादर को यकीन दिला देते हैं कि अब जहाँ खड़े हैं अब पेरिस का सबसे पुराना चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा रखा है। फिर फादर उनको चर्च के तहखाने में ले जाता है। फिर ये मशीन से चेक करते हैं। 16 फीट नीचे कुछ दबा होने के सिग्नल मिलते हैं। इन सब का प्लान यहाँ खुदाई करने का था। यहाँ से एक रास्ता पेरिस की उन टनल से जा मिलता है जहाँ से ये पेरिस के किसी भी कोने में जा सकते थे। फिर डेमियन मैप में समझाता है, हमें चर्च इस जगह पर पहुँचना है। ये पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर है। यहाँ 34 अलग अलग शहरों से शाही घरानों के गहने आने वाले हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि किस दिन वो सभी गहने यहाँ आ चुके होंगे। फिर बर्लिन उनको दिखाता है कि उनके होटल के बिल्कुल सामने उस ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का घर है। सिर्फ उसी इंसान को वक्त और तारीख पता होगी। फिर बर्लिन कहता है कि हम उसके घर जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे ताकि हम पर किसी का शक ना हो। रॉय की नजर अब भी कैमरॉन पर थी। फिर बर्लिन रॉय को समझाता है कि इश्क में खतरे के निशान होते हैं। हमें आपकी आंखों में कैमरॉन के लिए चमक दिखाई दे रही है। बस आप इतना जान लीजिए, वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुकी है। आपको उसके काम पे नजर रखनी है, ना कि उसके बने टैटू पर। फिर रॉय समझ जाता है। फिर वो देखते हैं कि नीलामी घर का डायरेक्टर, जिसका नाम मार था, वो अपनी वाइफ के साथ घर से निकल जाता है। फिर ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। फिर रॉय और कैमरन कपल बनकर सामने वाली बिल्डिंग के पास जाते हैं और उसका दरवाजा खोल देते हैं। फिर वहाँ कैला आती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। फिर कैला और कैमरॉन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रॉय सीढ़ियों से। फिर ये उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उनका नाइबर बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके ऊपर आने से पहले ही इनको सिक्योरिटी
सिक्योरिटी ऑफ करके दरवाजा खोलना था। फिर ये उसके ऊपर आने से पहले दरवाजा खोल लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर ये अपने गैजेट्स निकालते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कैमरे लगे थे। उस घर में छोटा सा डॉगी भी था जिसको बॉल से खेलना पसंद था। फिर ये सभी अलग अलग जगह पर कैमरे इंस्टॉल करने लगते हैं। ये उस घर की कोई भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ कैमरे ना लगाए हों। फिर साथ साथ उस डॉगी को भी खिला रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे के लॉक खोलने की आवाज आती है और ये सभी छुप जाते हैं। वहाँ उनका पड़ोसी अपने कुत्तों को लेकर आया था ताकि मार्क के डॉग को भी अपने डॉग के साथ घुमाने ले जा सके, लेकिन मार्क का डॉगी रॉय और कैमरॉन के पास बैठा था। फिर रॉय बॉल को बाहर फेंक देता है। वो बॉल लेने के लिए जैसे ही बाहर जाता है उनका नेबर उनको अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। रात को बर्लिन जब मार्क के घर की निगरानी कर रहा था तब मार्क की वाइफ उठती है और म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। बर्लिन उससे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। फिर ये देखने के लिए कि वो इतनी रात को जाती कहाँ है, बर्लिन भी अपने होटल से बाहर आ जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक बार में चला जाता है। उस बार में मार्क की वाइफ कैमिल गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। बर्लिन उसे गाना गाते हुए इस तरह देख रहा था जैसे उसको उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो सुबह तक उसका पीछा करता है। उसे महसूस होता है ये पंछी मार्क के पिंजरे में कैद है और वहाँ से आजाद होना चाहती है। रात भर घूमकर वो वापस मार्क के पास बेड पर सो जाती है। अपनी वाइफ के छोड़ जाने के बाद पहली बार आज बर्लिन को भी अच्छा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और केला चर्च के नीचे तहखाने में खड्डा खोदकर उस एंटिक कप को दबा देते हैं। ब्रूस केला के ऊपर लाइन मारता है लेकिन केला उसे कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आइंदा इस बात को ध्यान में रखना। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बर्लिन आ जाता है। डेमिन पूछता है तुम रात भर कहाँ थे? वो बताता है कि रात को हम एक औरत से मिले। फिर वो रात वाली सारी बात डेमिन को बताता है। वो कैमिल से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और इस काम के लिए उसे डेमिन की हेल्प चाहिए थी। फिर डेमिन कहता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, हम जिस आदमी को लूटने वाले हैं तुम उसकी वाइफ को पटाना चाहते हो, एक साथ दो दो झटके। बर्लिन कहता है कि उसके लिए मैं पूरे प्लान को खतरे में डालने को तैयार हूँ और आपको भी। इतने में वहाँ फादर आ जाते हैं। फिर ये सब फादर के सामने नाटक करते हैं और जमीन के अंदर से वही एंटिक कप बाहर निकालते हैं। उसको देखकर फादर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बर्लिन कहता है हमें खुदाई के लिए 3 हफ्ते का वक्त चाहिए और फादर को ये बात मंजूर थी। फिर अगले दिन बर्लिन रॉय को लेकर उसी बार के बाहर कैमिल का इंतजार करता है। फिर बर्लिन रॉय को कहता है कि जब हम अंदर जाएं तो 2 मिनट बाद आप मेरे एक पुराने दोस्त बनकर अंदर आ जाना और इस तरह मिलना जैसे हम बहुत वक्त बाद मिल रहे हों। फिर जब कैमिल आ जाती है तो बर्लिन एक बुक लेकर वहाँ अंदर चला जाता है। वो कैमिल के साथ वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो कैमिल को कहता है मैंने आपको कल रात देखा था, आप इसी बार में गाना गा रही थी, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया। आपको देखकर मैं अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग्स होंगे। फिर कैमिल कहती है तो बताइए, देखते हैं सही बताते हो या नहीं। बर्लिन कहता है हम आपको एक नहीं 2 गाने बताएंगे, एक तो सारी रात तेरा तकदियां रात तारे तो पुछ चनवे और दूसरा सिद्धू मूसे वाले का जे तू अड़िया करेगी मैं ले जूं खिंच के। कैमिल कहती है क्या बात है, दोनों ही सही बताए हैं। इतने में रॉय ओवर एक्टिंग करते हुए वहाँ आ जाता है और आते ही बर्लिन को 3-4 बारियां कर देता है। फिर बर्लिन कहता है ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, शायद फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिले। वहाँ से बर्लिन रॉय को कहता है कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। फिर ये पास के ही टेबल पर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि वो पीछे मुड़ कर देखती है या नहीं, लेकिन वो बिना देखे सीधे बाहर चली जाती है और इस बात से बर्लिन उदास हो जाता है और कहता है ये क्या हो गया, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने हमें गलत तो नहीं समझ लिया, तुमको 3-4 बार किस करने की क्या जरूरत थी। वो रॉय के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया था। दूसरी तरफ डेमिन, ब्रूस, केला और कैमरॉन को चर्च के नीचे बड़ी बेसमेंट से सुरंग का रास्ता मिल जाता है। वहाँ पे बहुत से लोगों की हड्डियां पड़ी थी। फिर वो मैप के अकॉर्डिंग टनल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें नीलामी घर तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल जाता है। फिर वो सीधे लेजर की डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। बर्लिन उस वक्त कैमिल की प्रोफाइल देख रहा था और रॉय CCTV के जरिए उसके घर पर नजर रखे हुए था। फिर रॉय बर्लिन को बताता है कि मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है। कैमिल ओपरा जाना चाहती थी लेकिन उसका हस्बैंड जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज उसका शेड्यूल बिजी था। फिर बर्लिन कहता है उसके साथ ओपरा मैं जाऊंगा। वो रॉय को अपने जूते पॉलिश करने को कहता है और देखता है कि माँ घर से चला गया है। कुछ देर बाद कैमिल घर आ गई है। दूसरी तरफ फादर चर्च में डेमिन से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्याला मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेन जा रहा था, सोचा कि ये प्याला आपके यूनिवर्सिटी में टीम को दिखा दूं। डेमिन कहता है
है सिक्योरिटी की वजह से मैं आपको ले जाने नहीं दे सकता, लेकिन फादर वो प्याला डीन को दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा चर्च है। फिर फादर का पाला हुआ मुस्टंडा डैमिन को कहता है इस प्याले को क्यों नहीं ले जाने दे सकते, इस प्याले पर उनका हक है। फादर कहते हैं अब मैं चलता हूँ, मेरी सुबह 8:30 बजे फ्लाइट है। फिर डैमिन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन वो बर्लिन तो कैमिल के साथ जाने के लिए तैयार हुआ पड़ा था। डैमिन कहता है डीन इस प्याले को देखकर पहचान जाएगा और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। अब बर्लिन फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या करें। एक तरफ उसकी कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी और दूसरी तरफ वो कैमिल की लाइफ में इंटर होने जा रहा था। अब उसको दोनों में से एक चीज को चुनना था, पैसा या प्यार। फिर वो रॉय को कहता है कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो प्याला हमें वापस चाहिए, चाहे आपको उसको मारना ही क्यों ना पड़े। फिर वो होटल से बाहर जाकर कैमिल को आवाज देता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हम सामने वाले होटल में ही रुके हैं, कल हम सारा वक्त आपके बारे में सोचते रहे। कैमिल कहती है मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। बर्लिन कहता है तो हम आपके साथ चल सकते हैं, रास्ते में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कैमरॉन एक बाइक लेकर आती है। फिर वो रॉय के कमरे में जाती है। रॉय कहता है लाओ चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है, तुम यहाँ बैठकर सीसीटीवी देखो। वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों रेडी होकर फादर से वो प्याला वापस लेने जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल टैक्सी में ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर ये ओपरा क्लब जाते हैं। वहाँ एक से एक आवारा गर्द भरे पड़े थे और बर्लिन अकेला ही था जो टैक्सीडो पहनकर आया था। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन फादर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो टैक्सी को आवाज देते हैं ये फादर से उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन फादर की पकड़ बहुत मजबूत थी। उनके चिल्लाने की आवाज उनके मुस्टंडे सुन लेते हैं। उनमें से एक मुस्टंडा स्टील का डस्टबिन उठाकर उन दोनों पर दे मारता है और ये वहीं पर गिर जाते हैं। फिर ये बैग उठाकर पैदल भागने लगते हैं और ये मुस्टंडे उन्हीं की बाइक पर उनका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर उनको शादी की भीड़ मिलती है। फिर ये भागकर उस भीड़ को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वो मुस्टंडे उस भीड़ के अंदर फंस जाते हैं। फिर ये दूल्हे की कार चुरा कर भागने लगते हैं। वो मुस्टंडे अब भी कार का पीछा कर रहे थे। फिर आगे जाकर उनको जनाजा मिलता है। फिर वो कार को वहीं पर छोड़कर पास में बने पार्किंग लॉट घुस जाते हैं। वो गुंडे समझ जाते हैं कि ये पार्किंग लॉट में गए हैं। फिर ये भी दोनों पार्किंग एरिया में चले जाते हैं। ये दोनों बहुत ही गुस्से में थे। फिर रॉय कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ और मैं सीधा जाता हूँ। फिर ये वहाँ जाकर गाड़ियों को हिलाते हैं और उन गाड़ियों के सायरन बजने लग जाते हैं। ये दोनों अलग अलग जगह से गाड़ियों के सायरन ऑन करके उन गुंडों को कंफ्यूज कर रहे थे। फिर ये एक गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा कुल्हाड़ी लेकर एक टायर फाड़ देता है और उनकी गाड़ी दूसरी कार में ठुक जाती है। फिर जब ये कार से निकलकर भागते हैं तो ये मुस्टंडे उनको घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा पानी के पाइप लेकर प्रेशर मारता है और उनका बैग नीचे गिर जाता है। फिर वो प्याला वापस उन गुंडों के हाथ लग जाता है और रॉय कैमरॉन को लेकर वापस वहाँ से भाग जाता है। इनके साथ अब जो भी हुआ उसमें एक अच्छी बात थी और एक बुरी। अच्छी बात ये थी उन बंदों को ये पता नहीं चल पाया कि चोर कौन थे, और बुरा ये हुआ कि प्याला इनके हाथ से निकल गया था। दूसरी तरफ बर्लिन ओपरा में कैमिल के साथ एंजॉय कर रहा था। बर्लिन उसके साथ अच्छा वक्त गुजारता है। फिर ये वापस अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। टैक्सी से उतरकर ये अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कैमिल की नजरों में भी बर्लिन के लिए प्यार नजर आ रहा था। जब सुबह होती है तो ब्रूस केला के रूम में जाता है। ये पूछता है कैमरॉन कहाँ है, कल रात वो मेरी बाइक ले गई थी, लेकिन केला को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो केला के ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन केला थोड़ी शाय टाइप की थी। वो उसको जाने के लिए कहती है और कहती है अगर कैमरॉन आई तो मैं उससे कॉल करने के लिए कह दूंगी। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन डैमिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो भी हुआ उसे सब बताते हैं। डैमिन कहता है तुमने कल फोन क्यों नहीं किया। फिर ये कहते हैं हमने बर्लिन को कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। फिर डैमिन कहता है कल तुमने फादर को 30 फुट तक अपनी बाइक के साथ घसीटा, एक शादी बर्बाद कर दी और 26 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कैमरॉन कहती है उन दोनों जानवरों के होते हुए प्याला चुराना आसान नहीं था। फिर डैमिन उनको वो प्याला दिखाता है और कहता है कि कल के हादसे के बाद फादर डर गए और वो खुद ही हमें प्याला दे गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, ये प्याला आपके पास ही सेव है। अब अच्छी न्यूज ये है कि कल उनकी कमर टूट गई और वो एक हफ्ते के लिए चर्च नहीं आ पाएंगे। हमें अपना काम करने के लिए एक हफ्ता और मिल गया। फिर वो रॉय को बर्लिन के पास भेज देता है। जब बर्लिन सो रहा था तो उसके पास कैमिल का फोन आता है। वो उसे बैलगानी में बुलाती है। वो कहती है कि मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो आपके साथ फील हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आप पेरिस में कब तक हैं? बर्लिन कहता है मैं सिर्फ एक दिन हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। उस दिन बर्लिन खुश था क्योंकि उस दिन उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। जब रॉय बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसको ड्रिंक पिलाता है। वो कहता
कहता है कि नंबर देने के 3 घंटे बाद ही उसने मुझे फोन किया। इतने में उनका दरवाजा नॉक होता है और बाहर से कैमिल की आवाज आती है। अब बर्लिन और रॉय घबरा जाते हैं क्योंकि उनके रूम के अंदर सेटअप लगा हुआ था जिसमें वो कैमिल के घर पे नजर रखे हुए थे। इस सेटअप को एक ही मिनट के अंदर समेटना मुश्किल था। फिर बर्लिन रूम से बाहर जाता है। वो कहता है कि आपका अंदर ना आना ही ठीक होगा, कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप अंदर आई तो फिर हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। हमें बेईमान रिश्ता पसंद नहीं है। मेरा मतलब हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। कैमिल कहती है मैं तुम्हारा फैसला समझ गई हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, इसमें तुम्हारा ज़मीर झलकता है। फिर वो गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बर्लिन को फील होता है कि रूम के अंदर ना आने के चक्कर में बहुत गलत हो गया। फिर वो दोबारा रूम से बाहर जाता है और कैमिल को आवाज देता है और उसको अपने दिल की सब फीलिंग्स बता देता है और ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। और दूसरी तरफ उसकी बाकी टीम सुरंग की खुदाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था बर्लिन अपने मिशन से भटक रहा है। लड़की के चक्कर है बाबू भैया। अब बर्लिन कैमिल के दोस्तों के साथ भी पार्टियां करने लगा था। कुछ दिन तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तभी कैला अपने रूम में कैमरॉन को बताती है कि मुझे शायद ब्रूस अच्छा लगने लगा है। मुझे इस तरह के बदतमीज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। मुझे उसकी महक अच्छी लगती है। मैंने तो उसका टॉवल भी छुपा रखा है, लेकिन वो 24 का है और मैं 36 की। क्या करूं? फिर कैमरॉन कहती है जो तुम्हारा दिल करे वो करो। दिल होंदा चाहिदा जवान, उम्राज की रखिया। फिर ये म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगती हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहाँ ब्रूस आ जाता है। फिर वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। कैला की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब उनके पास शराब खत्म हो जाती है। फिर ब्रूस रॉय को भी फोन करके अपने पास बुला लेता है। ये चारों वहाँ खूब इंजॉय करते हैं। अब बर्लिन की तरह ये चारों भी अपनी जोड़ियां बना लेते हैं। अब उनका खुदाई का काम भी पूरा हो गया था क्योंकि उनको टनल वहाँ तक खोदनी थी जहाँ तक ईंट की दीवार न निकल आए, और उस ईंट की दीवार के पीछे था नीलामी घर। अब उनको ये दीवार तोड़कर नीलामी घर के अंदर घुसना था ताकि किसी को शक भी ना हो। अब उनको एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए तिजोरी तक पहुंचना था। फिर उन्हें वहां पर कंक्रीट ब्लॉक से बनी हुई दीवार तोड़नी थी जो तिजोरी से बने पहले कमरे की थी। उस रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी फुटेज वहां मौजूद गार्ड्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक गार्ड हॉल में बैठा होगा और दूसरा बेसमेंट में ठीक तिजोरी के सामने बैठा होगा। हमें उन दोनों गार्ड्स को कंप्यूटर से दूर करना होगा कम से कम 3 मिनट के लिए ताकि सीसीटीवी हैक कर सकें। ये गार्ड हर रोज 8 बजे पिज्जा ही मंगवाते हैं, लेकिन अब की बार वो फोन करेंगे तो फोन कैला उठाएगी। उसके बाद हम अपने धूल से भरे हुए कपड़े उतार कर बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे ताकि तिजोरी में मिट्टी का एक भी जर्रा या आपका एक भी बाल ना मिले, वरना अपना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ब्रूस उन गार्ड्स के लिए पिज्जा डिलीवरी लेकर जाएगा और उन गार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलवाने की कोशिश करेगा क्योंकि पिज्जा ठंडा होगा। वो सारी चीजें करेगा जिससे भूखे आदमी को गुस्सा आ जाए, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय किसी से आकड़ कर बात करता है तो इससे ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो अपने साथी को बुलाएगा। जैसे ही उसका साथी अपनी जगह से हिलेगा सारा खेल शुरू हो जाएगा। हमारे पास अपना प्लान पूरा करने के लिए पूरे 3 मिनट्स होंगे। फिर हमारा रोबोट कंक्रीट के एक ब्लॉक को बाहर निकालेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे एंटी चैम्बर के अंदर। ब्रूस उन गार्ड्स को उलझा के रखेगा। फिर कैला सीसीटीवी हैक कर लेगी। ब्रूस उनसे बदतमीजी करता रहेगा जब तक कोई गार्ड उस पर हाथ क्यों न उठा ले। ब्रूस नीचे गिर के बेहोश होने की एक्टिंग करेगा। पुलिस और एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये नहीं बता सकते कि उन्होंने डिलीवरी बॉय को इसलिए मारा कि खाना ठंडा था। उसको दौरे आ रहे हैं क्योंकि हमने उसके सर पे वार कर दिया। ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे ब्रूस को होश में लाने की। तब तक कैला अपना जादू दिखा देगी। पूरे 3 मिनट्स बाद ब्रूस को होश आ जाएगा। तब तक उनके सीसीटीवी हैक हो चुके होंगे और उसके फौरन बाद हमें वहां से निकलना होगा। फिर हमारा रोबोट एक बुलडोजर कंक्रीट के उस हिस्से को वापस उठाकर उसकी जगह पर रख देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके सीसीटीवी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे उस खेल का दूसरा पार्ट, और वो ये है कि 10 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाले तिजोरी को हम कैसे खोलेंगे और उसके बाद हम पकड़े भी ना जाएं। हमारी चोरी को देखकर दुनिया सबसे बड़ा जादूगर भी कहेगी वाह। फिर हम देखते हैं जब बर्लिन अपना प्लान समझा रहा था तो ब्रूस बोर होकर खड़ा हो जाता है और बर्लिन के फ्रिज में झांकने लगता है। उसे शैंपेन पीना पसंद था, इसलिए बर्लिन उससे कहता है देर किस बात की, बोतल खोलिए और पी जाइए। वो पूरी बोतल पी नहीं सकता था, लेकिन बर्लिन उससे कहता है कि प्लान समझाने में देरी हो रही है, इस बोतल को खोलिए और पीना शुरू कीजिए। फिर वो जबरदस्ती ब्रूस को पूरी बोतल पिला देता है और कहता है कि ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है जिसमें ध्यान ना दोगे तो ग्राउंड के चक्कर लगाना पड़ेंगे। ये हमारा क्लासरूम है, इसमें हम एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी से भी गलती होती है
मिले तो सजा के तौर पर उसको फ्रांस की जेल में 16 साल गुजारने होंगे। अगर किसी ने भी इस प्लान पर ध्यान ना दिया तो वो अपने बाकी साथियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। बर्लिन कहता है कि एक और शख्स है जिन्होंने हमारे साथ बहुत चोरियां की हैं। उनका मानना है कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी एक किताब है। कैमरन पूछती है तो वो इस चोरी में हमारे साथ क्यों नहीं है। बर्लिन बताता है कि वो इस वक्त किसी दूसरी चोरी को प्लान कर रहे हैं और वो चोरी भी बहुत लाजवाब होने वाली है। बर्लिन इस वक्त प्रोफेसर की बात कर रहा था। बर्लिन कहता है कि हमने इस चोरी में तजुर्बेकार चोर इसलिए नहीं लिए क्योंकि तजुर्बे के साथ आता है घमंड। घमंड सिर्फ हम पर जचता है। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन चोर बनाऊंगा। हम वो चोर हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे 5 स्टार होटल के कमरे के अंदर प्लान बनाते हैं, ना कि काले पीले कपड़े पहनकर झुग्गी बस्तियों में प्लान बनाते हैं। कल को अगर गोली भी खाना पड़े तो 5 खूबसूरत लाशें गिरेंगी आप लोगों की। पूछने पर कैला बताती है कि मैं उनके खाली कमरे की सीसीटीवी को लूप पर चला दूंगी। कैमरन और रॉय फिर से अपने कपड़े बदल कर अंदर जाएंगे। फिर हम तिजोरी के पीछे वाले चैम्बर को काटेंगे जिसने सभी दीवारों को आपस में जोड़ रखा है। ये 7 टन स्टील की दीवार होगी जिसको काटने में हम यूज करेंगे ऐसे धागे जो हीरे जैसी सफाई से काटता है। वो 130 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चीजों को काट सकता है। ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन कटर होगा। फिर हम क्रेन के जरिए दीवार को ऊपर उठाएंगे। जैसे ही गैराज का दरवाजा उठाया जाता है फिर हम जाएंगे इस खूबसूरत तिजोरी के अंदर। जब ये तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये बात जानकर बर्लिन बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जैसे ही यहाँ पर आखिरी गहना रखा जाएगा हम सब फिर से लौटेंगे, तब तक हम पेरिस के मजे लुटेंगे। फिर बर्लिन कैमिल के साथ रेस्टोरेंट जाता है। कैमिल अपने साथ चलने के लिए कहती है और जैसे ही वो जाने लगती है वो देखती है कि वहाँ इसका हस्बैंड भी मौजूद था। फिर वो डर जाती है और वापस आकर बर्लिन को बताती है। बर्लिन कहता है कि आप जाकर इनसे मिलिए और इन्हें कहिए कि मैं यहाँ का एक आर्ट डीलर से मिलने आई थी, लेकिन वो बहुत ही कमीना और बदतमीज है। आपको चलकर इनसे बात करना होगी। फिर वो जाकर अपने हस्बैंड को बुलाकर लाती है। फिर बर्लिन कहता है कि सॉरी मैडम, अगर आपको हमसे बात करने में तकलीफ हो रही है तो हम चले जाते हैं। आपको यूं किसी को बीच में लाना नहीं चाहिए, हम बहुत बड़े आर्ट डीलर हैं। फिर मार्क बर्लिन को कहता है कि चुप कर, सड़क था, औकात से ज्यादा बोल गया। बर्लिन का दिल तो कर रहा था कि फोग उठाकर इसका काम तमाम कर दे, लेकिन वो गुस्सा पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी बर्लिन का कैमिल से मिलना जारी रहता है। कैमिल अपना हर पल बर्लिन के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अपने हस्बैंड को धोखा देने की वजह से इसको बुरा भी लग रहा था। ठीक उसी वक्त बर्लिन के 5 साथी कहीं पर बैठकर अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे। सब लोग ब्रूस को शैंपेन पीने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कहता है कि शैंपेन अब मेरे दिल से उतर गई है। तभी डेमियन की वाइफ का फोन आता है। वो कहता है कि इस वक्त मैं अपने स्टूडेंट के साथ हूँ, जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा हम फिर से पेरिस घूमने आएंगे जैसे 20 साल पहले आए थे। लेकिन इसकी वाइफ कहती है कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्सेज और तुम्हारी क्लासेस खत्म ही नहीं होती। अब डेमियन की वाइफ अपनी बाकी की जिंदगी इसके साथ नहीं गुजारना चाहती थी और ये बात सुनकर डेमियन टूट जाता है। इसकी वाइफ उसे अब से फोन ना करने के लिए कहती है। फिर जब वो वापस टेबल पर जाता है तो सब लोग इसे बाहर में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेमियन मना कर देता है। कैमरन समझ जाती है कि जरूर कोई बात हुई है, इसलिए वो भी डेमियन के साथ यहीं पर रुकने का फैसला करती है। फिर बाहर में जाते वक्त ब्रूस कहता है, मैंने जिससे बाइक ली थी वो दिन भर मुझे कॉल करते हैं, कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बाइक कहाँ है। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बाइक वापस नहीं की तो वो मेरा पासपोर्ट पुलिस को दे देंगे। मेरा पासपोर्ट चाहे नकली था लेकिन उस पर लगी फोटो असली है। कैला कहती है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए वो पता लगा लेंगे कि ये कौन है। फिर रॉय बताता है कि वो बाइक पादरी के गुंडों के पास है। तभी रात को कैमरन डेनियन से पूछती है, क्या आपका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? वो कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर कैमरन कहती है, हो सकता है उनको नया प्यार मिल गया हो, इसलिए शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन सही भी हो सकती हूँ। डेमियन कहता है, तुम अपना पिज्जा खाओ, इस बात को यहीं पर बंद कर दो। कैमरन इन हालात से गुजर चुकी थी, इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमिल एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर चुके थे जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। इसके बाद वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी कैमिल के फोन पर मार्क का फोन आता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जब मैं घर आया तो तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने तुम्हारे लव मेल्स पढ़ ली हैं कि वो किस तरह से खास महसूस कराता है जो मैं तुम्हें सालों से नहीं करा पाया। वो वही रेस्टोरेंट वाला आदमी है। कैमिल
कैमिल कहती है मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। फिर वो ये बात बर्लिन को बताती है। फिर वहाँ से बाहर जाकर बर्लिन कहता है साला हमें सड़क छाप कह रहा था, अब पता चलेगा सड़क पर कौन है। आज वो बहुत खुश था, वो बाहर जाकर बहुत खुशी मनाता है। दूसरी तरफ डैमिन कैमरॉन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम सही थी, उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो कैमरॉन को अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाता है और उसमें से कोई भी सेल्फी नहीं थी। हर तस्वीर में कोई ना कोई उसके साथ था जिसने वो तस्वीरें खींची थी। डैमिन जीनियस तो था ही, इसलिए वो हर चीज पर बारीकी से कवर करता था और बताता है कि जैकिल 70 नाम का यूजर है जिसने मेरी वाइफ की हर पोस्ट को लाइक किया है और हर पोस्ट पे कमेंट भी करता है। फिर जब उसने कॉल्स डिटेल्स निकलवाई तो पिछले 10 महीनों से हर रोज उसकी वाइफ एक नंबर पर घंटों बातें करती हैं और वो भी जब डैमिन घर पर नहीं होता। फिर कैमरन डैमिन को कहती है होश में आइए, सारे गहने आ चुके हैं, कल उन पर लेबल्स लगाए जाएंगे और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मतलब हमें चोरी आज ही करना होगी। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करके उसे सारी बात बताता है। बर्लिन कहता है कि हमें अभी फोन रखना होगा, आप बंदोबस्त कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। फिर जब वो वापस कैमिल के पास जाता है तो कैमिल उसे बताती है कि मैंने मार्क को सब कुछ बता दिया है। बर्लिन पूछता है फिर उन्होंने क्या कहा। कैमिल बताती है कि मार्क ने कहा है मैं तुम दोनों को मिलने जुलने से नहीं रोकूंगा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उसके फोन पर डैमिन का फोन आता है लेकिन वो फोन कट कर देता है। फिर कैमिल कहती है कि मुझे माफ करना, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची हो तो मैं मार्क को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर बर्लिन कहता है आपने हमें गुमराह किया है। कैमिल बताती है कि मार्क पिछले 3 हफ्ते से ये सोच रहा है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए और मैं सालों से उसे ये बात कह रही हूँ, पर उसके पास कभी वक्त ही नहीं था और अब जब उसे ये वक्त मिला है तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। बर्लिन कहता है इस पूरे वाकये से हम हिल गए हैं, इसलिए हमें खुद से बातें करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं दूसरा रूम बुक करवा रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। फिर बर्लिन वहाँ से निकलकर सीधा चर्च जाता है। वो रॉय को कहता है कि हमें कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। रॉय पूछता है आप ठीक तो है ना सर। बर्लिन कहता है हम उसके दूसरे खिलौने भरकर रह गए हैं, वो प्यार तो हमसे करती है लेकिन जिंदगी अपने शोहर के साथ ही जीना चाहती है। उस सड़क छाप इंसान ने हमें अपनी बीवी से प्यार करने का लाइसेंस दे दिया है और थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों के मुंह पर। उसे जैसे ही हमारे प्यार के बारे में पता चला उसने अपना हुक्म का पत्ता खोल दिया, उसे अचानक से बाप बनने की ख्वाहिश होने लगी। फिर वो रॉय को एसीटाउन और प्योरो ब्लीच का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। बर्लिन कहता है मैं वो अजगर हूँ जो इसको जिंदा निकल जाएगा। रॉय ने बर्लिन को इतने गुस्से में पहली बार देखा था, इसलिए उसे डर लगने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन सीधा चर्च जाता है और वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करके चर्च के अंदर चला जाता है। डैमिन, ब्रूस, केला और रॉय सीसीटीवी में देख रहे थे कि वहाँ आखिरी गहना भी आ चुका था जिसको मार्क बड़े ही ध्यान से चोरी में रख रहा था। फिर बर्लिन वहाँ आकर इनसे पूछता है कि क्या सभी गहने आ गए हैं और कैला कहती है कि तिजोरी अब 15 घंटे बाद खुलेगी, ये तिजोरी सिर्फ मार्क ही खोल सकता था, अब इन सब का अंदर जाने का वक्त आ गया था। फिर डैमिन पूछता है तुम पिछले 2 दिनों से पेरिस में नहीं थे और ना ही मार्क की बीवी, तुम उसके साथ रंग रंगलियां मना रहे थे इसलिए तुम यहाँ नहीं पहुँच पाए। बर्लिन कहता है आप जलनखोर माशूका की तरह बात कर रहे हैं। फिर बर्लिन सबको सूट पहनने के लिए कहता है। कैला सीसीटीवी का लूप ऑन कर देती है। फिर ये अपने रोबोट की हेल्प से एंटी चैम्बर की कंक्रीट स्लैब को हटाते हैं और फिर एंटी चैम्बर में दाखिल हो जाते हैं। अब ये तिजोरी में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर ये सभी तिजोरी के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब इनका प्लान था कि सभी डब्बों में से गहने निकाल कर इन डब्बों को वापस उसी जगह पर रखना है ताकि सीसीटीवी ऑन होने पर सब कुछ पहले जैसा दिखे। ये सभी गहनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये सभी गहनों की डिटेल के आगे टिक मार्क भी कर रहे थे ताकि कोई भी गहना यहाँ पर ना रह जाए। बर्लिन कहता है यही चीजें तो हैं जो जिंदगी को जीने के लायक बनाती हैं। फिर डैमिन कहता है तुम जैसे जलील इंसान को क्या पता जिंदगी किस तरह जी जाती है, तुम तो 3 दिन किसी दूसरे की बीवी के साथ गुजार रहे थे और तुम्हारी खुद की बीवी किसी और के साथ चली गई है। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं मिशन खराब ना हो जाए। बर्लिन कहता है हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर डैमिन कहता है किसी की जिंदगी खराब करना मोहब्बत नहीं होती। फिर बर्लिन कहता है आपकी बीवी आपके साथ सिर्फ इसीलिए टिकी है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। ये बात सुनकर डैमिन बर्लिन को मारने की कोशिश करता है और उस दौरान एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स गिरने की आवाज मार्क सुन लेता है। वो गार्ड से पूछता है क्या तुमने भी वो आवाज सुनी। गार्ड कहता है कि स्टील के फैलने की आवाजें, अक्सर ये आवाजें आती रहती हैं। फिर केला बताती है कि उन्होंने ये आवाज सुन ली है। मार्क तिजोरी के गेट को कान लगा कर सुनता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है कि अब तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट बाद ही खुलेगा। फिर वो एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। केला बताती है कि ये एंटी चैम्बर खोल रहे हैं। फिर वो तिजोरी की दीवार को नीचे करके कंक्रीट वॉल वापस से फिट कर देते हैं और चैम्बर
चैम्बर के सीसीटीवी का लूप ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में जाकर देखता है तो वहाँ उसे सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। फिर बाहर आकर गार्ड मार्क को कहता है कि सब कुछ ठीक है, अगर आपका हो तो तिजोरी खोल कर भी चेक कर लेता हूँ। तभी मार्क के फोन पर किसी सोफी नाम की लड़की का फोन आता है और मार्क कहता है कि रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ। डैमिन की जलनखोरी की वजह से इनके 15 मिनट खराब हो गए थे और इनका मिशन फेल होते होते बचा था। डैमिन कहता है कि मैं जो करने आया हूँ टीम के लिए पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर वो सभी गहने लेकर बाहर आ जाते हैं। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल में चले जाते हैं और बाकी लोगों के पास 4 घंटे थे सब कुछ पहला जैसा करने के लिए। फिर रात को बर्लिन देखता है कि मार्क सो गया है। फिर वो रॉय को लेकर मार्क के घर जाता है। पहले तो वो वहाँ पर जाकर क्लोरोफॉर्म तैयार करता है और फिर उससे मार्क को बेहोश कर देता है। रॉय को ये सब गलत लग रहा था। दूसरी तरफ बर्लिन के साथी इस तिजोरी को फिर से जोड़ रहे थे जो उन्होंने काटी थी। तिजोरी को सील करके फिर वो इसका कलर मैच करते हैं। बर्लिन और रॉय मार्क के घर से हुए सभी कैमरे निकाल रहे थे जो उन्होंने फिट किए थे। फिर रॉय बर्लिन को कहता है कि क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर बर्लिन कहता है तो अब बच्चा बाप को सिखाएगा कि चोरियां कैसे करते हैं। पालतू कुत्ते दुम हिलाते हैं ही अच्छे लगते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बात रॉय के दिल पर लग जाती है। उसके जाने के बाद बर्लिन मार्क के दूसरे घर की चाबी लेता है और उसका फोन भी उठा लेता है। फिर वो उसके कपड़े पहनकर उसके घर से बाहर निकलता है और जाते वक्त उसकी कार ले लेता है। वो कार के नेविगेशन में उसके दूसरे घर का एड्रेस डालता है। बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। फिर वो उसके दूसरे घर में जाकर ज्वेलरी पर लगा एक टैग बाथरूम में गिरा देता है और दूसरा टैग चलाकर उसके टुकड़े इधर उधर रख देता है। फिर वो टैग पर लगे धागे टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल देता है और उसके बाहर भी बिखेर देता है। फिर वो एक हार पर से डायमंड निकाल कर उसके सोफे के कुशन के बीच में रख देता है। दूसरी तरफ तिजोरी को बिल्कुल ठीक ठाक करके वहाँ पर वैक्यूम के जरिए जितने भी मिट्टी आई थी सभी को साफ की जा रही थी। फिर केला गार्ड के पास फोन करती है और कहती है मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, बिल्डिंग के बाहर कुछ अफराधी को देखा गया है, आप पता लगाइए वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो अपने साथी को ये बात बताता है और वो अपनी पूरी टीम को बिल्डिंग के बाहर ले जाकर चेक करता है। बिल्डिंग में सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वो उस बिल्डिंग की वायर्स में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और लाइट चली जाती है। ये देखते हैं कि मीटर में आग लगी है, इसलिए वो उसे बुझाते हैं। तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देते हैं। फिर वो एंटी चैम्बर में दोबारा जाते हैं और जो छेड़छाड़ की थी उसको फिर से पहले जैसे ठीक करने लगते हैं। फिर कंक्रीट वॉल वापस फिट करके सील कर दी जाती है। तभी गार्ड मार्क के फोन पर फोन करते हैं जो कि बर्लिन के पास था, लेकिन वो फोन को पिक नहीं करता। फिर वो इस टनल की दीवार की वापस चुनाई कर देते हैं और उसके बाद वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर उसको निकाल कर वापस जोड़ देते हैं ताकि जब भी 600-700 साल बाद किसी को इसके बारे में पता चले तो ये चोरी इतिहास बन जाए। तभी बर्लिन वापस मार्क के घर पर जाता है और जो सामान उसने जहाँ से उठाया था वापस वहीं रख देता है। उसके बाद वो वापस अपने होटल आ जाता है। उनका प्लान था कि जब तक ये सब कुछ खत्म करेंगे सुबह के 3-4 बज चुके होंगे, इसलिए होटल जाने के बाद कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान ये गहनों को अच्छे से पैक करेंगे और अपना अपना रूम अच्छे से साफ करेंगे। इस चोरी में जितने भी कंप्यूटर्स का यूज किया गया था सबको अच्छे से फॉर्मेट कर दिया जाएगा। रात को जब कैमरन फ्लोर की सफाई कर रही थी तब ब्रूस केला से मिलने आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में ले जाता है। ब्रूस कहता है मैंने जहाँ से बाइक ली थी मैं वहाँ अपना पासपोर्ट लेने गया था, लेकिन वहाँ पर अलार्म लगा रखे हैं। मुझे उनका सिस्टम हैक करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। 44 मिलियन की चोरी करने के बाद मैं एक पासपोर्ट की वजह से पकड़ा नहीं जाना चाहता। हम वहाँ जाएंगे, तुम अलार्म को बंद करना, फिर हम कंप्यूटर हैक करके मेरा पासपोर्ट डिलीट कर देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। वो दोनों ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि बर्लिन ने होटल से बाहर जाने के लिए मना किया था। फिर वो कैमरन को ये कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं कि हम दूसरे रूम में जा रहे हैं और फिर ब्रूस अपने रूम में जाकर रॉय को कहता है मुझे केला से कुछ बात करनी है, क्या तुम दूसरे रूम में जा सकते हो। रॉय वहाँ से चला जाता है। इस दौरान डैमिन अपने रूम में सभी ज्वेलरी की पैकिंग कर रहा था और साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रो रहा था। वो ज्वेलरी को टीन के डब्बों में बंद करके सील कर
कर रहा था। फिर रॉय उसके पास आता है ताकि इसकी हेल्प करा सके, लेकिन वो रॉय को अंदर ही नहीं आने देता। उसने इस वक्त सैड सॉन्ग लगा रखे थे। फिर वो अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है। कैमरन भी उस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिमी को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, इसलिए कॉल वॉइस मेल में चली जाती है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कैमरन इसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो पूछती है, तुम हमेशा एक हाथ में दस्ताना क्यों पहन कर रखते हो? क्या तुम्हारे हाथ पर लोगों के मुंह तोड़ने के निशान हैं जिनको तुम दूसरों से छुपाते हो? और इस टैटू का क्या मतलब है? फिर वो पूछती है, क्या हम द पस मूवी की तरह कोई ऐसी गेम खेल सकते हैं जिसमें आज रात हम कोई भी रूल रेगुलेशन ना माने? रॉय कहता है, मैं भी बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर थक गया हूँ। फिर वो भी होटल से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और कैला इस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूस ने बाइक रेंट पर ली थी। कैला अलार्म को ऑफ करके वहां का लॉक खोलती है। फिर वहां छुपके से इसके अंदर आ जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। कैला कंप्यूटर ऑन कर लेती है। तभी ब्रूस की नजर पड़ती है कि नीचे 4 गार्ड्स बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं। फिर उनमें से एक गार्ड उठता है और कहता है कि मैं ऊपर जाकर संभाल के आता हूँ। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो कैला बैठी कंप्यूटर का काम कर रही थी। गार्ड पूछता है, तुम कौन हो? कैला कहती है, मैं एली हूँ। फिर वो पूछता है, मिशेल कहाँ है? उसकी नजर टेबल पर पड़ी मिशेल की तस्वीर पर जाती है और वो कहती है कि जिम में उसके पाँव में मोच आ गई है, इसलिए उसकी जगह पर मुझे आना पड़ गया। गार्ड कहता है, ये तो होना ही था, वो हैवी वेट जो उठाती थी। उस वक्त ब्रूस टेबल के नीचे छुपा था। फिर वो गार्ड से कॉफी मांगती है क्योंकि आज उसका पहला दिन था और उससे टेंशन हो रही थी। गार्ड कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी कॉफी बना देता हूँ। तभी बाकी के गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। पहला वाला गार्ड बाकी के गार्ड्स के एमिली के साथ इंट्रो करवाता है। उनमें से एक गार्ड पूछता है, आप बड़ी जल्दी आ गई हो? एमिल कहती है, मिस्टर ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था। फिर कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है और केला नर्वस हो जाती है। गार्ड उसके चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो उसे कॉफी देने के लिए आता है तो पूछता है, कुछ प्रॉब्लम है? केला कहती है, ये हैंग हो गया है। फिर वो कहता है कि मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन कर देता हूँ। फिर वो जैसे ही इसकी तार निकालने के लिए नीचे बैठता है, इसको ब्रूस दिख जाता है। भाई साहब, अब होने वाले हैं पंगे, क्योंकि बर्लिन ने इन सबको होटल में रुकने के लिए कहा था, लेकिन इन दोनों प्रेमी जोड़ों ने उसकी बात नहीं मानी थी। ये दोनों किस मुसीबत में फंसे थे ये तो आपने देख ही लिया, और वो दोनों कुछ और ही पसर मचा रहे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर लीजिए। मैं लास्ट के 4 एपिसोड कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।